विनय, तुम्हारी माँ से एक काम ढंग से नहीं होता। मैं किट्टी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारी माँ से बोल भी गई थी कि मुन्ने को खाना खिला देना, मगर नहीं, उन्हें तो उनके टीवी सीरियलों से फुर्सत मिले तब ना। देखो मुन्ना अब तक भूखा है, इसलिए कुछ ना कुछ खाने मांग रहा है। ठीक से मुन्ने का ध्यान भी नहीं रखा जाता इनसे। दीपिका झुंझलाते हुए बोली। सास कौशल्या जी दीपिका की आवाज़ सुनते ही रसोई से बाहर आकर बोली, दीपिका, मुन्ने को मैंने भरपेट खाना खिलाया है। उसे खाना खाए 2 घंटे बीत चुके हैं। खेल खेल कर मुन्ना वापस भूखा हो गया है, इसलिए कुछ ना कुछ खाने मांग रहा है। तू फिक्र ना कर, मैंने आज विनय की पसंद का आटे का हलवा बनाया है, मैं वो ला देती हूँ। पति प्रकाश जी के निधन के बाद कौशल्या जी घर की काम वाली बाई बन के रह गई थी। प्रकाश जी के राज में उन्हें कभी इतना काम नहीं करना पड़ा था जितना वे बुढ़ापे में कर रही थी। काम ना करती तो क्या करती, बेटा बहू घर की जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभाते कहाँ थे। उन दोनों को पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो वे घर देखेंगे। आए दिन मुन्ने को छोड़कर दीपिका भी घर से निकल जाती और कौशल्या जी दिन भर घर में चक्कर घिन्नी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती है। दीपिका ने जैसे ही आटे के हलवे का नाम सुना, वह गुस्से में कौशल्या जी से बोली, आपको कितनी बार कहा है विनय को ज़्यादा घी तेल मसाले वाला खाना मत दिया कीजिए। अब यह इतना भारी खाना नहीं खाते। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैं इनकी सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अगर मैं इनकी सेहत की देखभाल ना रखूँ तो आप ऐसा खाना खिला खिला कर इन्हें मोटा ही कर देंगी और शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग बहुत मेंटेन रहते हैं। यहाँ सभी को अपनी सेहत का बहुत ध्यान है। कोई भी घी तेल वाला खाना नहीं खाता है। आपसे पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मगर आपके कानों पर तो जू ही नहीं रेंगती। पीछे से विनय भी बोला, माँ तुम भी ना हद ही कर देती हो, जब देखो ज़्यादा घी वाला खाना बना देती हो। मैं और दीपिका ज़्यादातर डाइट कर रहे होते हैं, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। इस बार आखिरी बार कह रहा हूँ। माँ, बचपन की पसंद ज़िंदगी भर की पसंद बनी रहे यह ज़रूरी नहीं होता, धीरे धीरे पसंद बदलती जाती है। कौशल्या जी कुछ ना बोली और वापस चुपचाप रसोई में काम करने चली गई। यह वही बेटा था जो रसोई में बन रहे आटे के हलवे की खुशबू से दौड़ा चला आता था और कहता था, माँ सबसे पहले मुझे हलवा देना, कहीं हलवा ख़त्म ना हो जाए। तो कौशल्या जी बड़े प्यार से कहती, हलवा ख़त्म भी हो गया तो तू क्यों फिक्र करता है, मैं और हलवा बना दूंगी। और विनय खुश हो जाता। हलवे से विनय का प्यार कभी छुपा नहीं था, इसलिए कौशल्या जी हर महीने विनय के लिए हलवा बनाती और विनय खूब चाव से भी खाता था। मगर शादी के बाद दीपिका ने विनय पर सारी बंदिशें लगा दी थी। दीपिका कहती, विनय तुम्हारी तोंद बाहर निकल आई है, खाने में घी तेल मसाला मत खाया करो। और हाँ, तुम्हें मेंटेन भी तो रहना है, वरना सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी हमारी। देखो मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी मिसेस शर्मा सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से ही खाते हैं। हमें भी डॉक्टर से डाइट चार्ट तैयार करवा लेना चाहिए। विनय और दीपिका ने भी दूसरे ही दिन डॉक्टर से परामर्श कर डाइट चार्ट लिखवा दिया। अब उन दोनों का सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से होता था। अब तो साल में एक बार भी विनय या हलवा नहीं खाता था। मगर आज मुन्ने के लिए कौशल्या जी ने हलवा बनाया तो सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना दे, ताकि थोड़ा विनय खा लेगा, वैसे भी इतना सा हलवा खा लेगा तो थोड़े मोटा हो जाएगा। हमारे ज़माने में तो लोग कितना घी खाते थे, तभी तो इतने मजबूत रहते थे। शरीर में घी तो किसी ना किसी बहाने थोड़ा थोड़ा जाना ही चाहिए, तभी तो तंदुरुस्ती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो विनय को चक्कर आ रहे थे। डाइट का खाना मजबूती थोड़े देता है। यही सोचकर कौशल्या जी ने थोड़ा ज़्यादा हलवा बना दिया। मगर वे कहाँ जानती थी कि हलवे को लेकर उन्हें बहू बेटा इतना सुना देंगे।
साल में एक दिन विनय माँ के हाथ का हलवा थोड़ा चख लेता तो उसका क्या चला जाता। अब ऐसे ही दिन निकालने हैं सोचकर उनकी आंखें भर आई। प्रकाश जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी कौशल्या जी। घर में बेटा बहू सिर्फ नाम मात्र के थे, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था कौशल्या जी से। कौशल्या जी घर के सारे काम करती, फिर भी बहू दीपिका उनसे बिल्कुल खुश ना थी। दीपिका को कौशल्या जी फूटी आंख ना सुहाती। दिन भर रसोई का काम और मुन्ने को संभालने के बाद भी कौशल्या जी की घर में कोई इज्जत नहीं थी। दीपिका ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी और विनय वह भी सिर्फ दीपिका की हाँ में हाँ मिलाता। दीपिका दिन भर अपने ही दुनिया में मशगूल रहती, कभी किट्टी पार्टी में जाना, कभी शॉपिंग करना और कभी बाहर खाना खाने जाना, बस उसके यही शौक थे। जब सारी सहेलियां दीपक के घर किट्टी पार्टी करने आती तब भी बेचारी कौशल्या जी ही सारी रसोई संभालती और सारी सहेलियां और दीपिका खूब मजा करते और कौशल्या जी उनका तो जैसे कोई वजूद ही ना हो। वैसे भी प्रकाश जी जब तक थे तब तक कौशल्या जी का भी मान सम्मान था, मगर जैसे ही प्रकाश जी का निधन हुआ वे घर की काम वाली बाई बनकर रह गई थी। आधे से ज़्यादा वक्त मुन्ने को भी कौशल्या जी ही संभालती। फिर भी बाहर से आकर दीपिका कौशल्या जी को ताने मारती और विनय को भी भड़काती। दीपिका को कौशल्या जी की एक आदत ना भाती, वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती ताकि उसे कौशल्या जी का मुंह ना देखना पड़े। कौशल्या जी बेटे बहू से कुछ बहस नहीं करती क्योंकि वह घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। उन्होंने रसोई में ही मन लगा लिया था। सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान की पूजा करके वह रसोई में लग जाती थी। वे भी व्यस्त रहना चाहती थी ताकि उनको भी सब सहन करने की शक्ति मिल सके। बेटे बहू जब चाहे कुछ भी ताना मार देते, मगर कौशल्या जी सुनकर अनसुना कर देती क्योंकि वे जानते थे एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बैर क्या रखना। भले ही दीपिका ने उन्हें कभी माँ नहीं माना था, मगर उन्होंने दीपिका से कभी झगड़ा नहीं किया और वे जान चुकी थी कि बेटा ही इतने सालों में अपना ना हो सका तो बहू को क्या कहना। विनय भी तो अपनी माँ पर ही निशाना साधता था, उसे अपनी पत्नी की एक कमी नज़र नहीं आती। दिन भर माँ कितना काम करती है यह ना बेटे को दिखता न बहू को। कौशल्या जी सभी के लिए चाय बना रही थी तो शक्कर खत्म होने को थी। वो दीपिका से बोली, बहू शक्कर मंगवा देना, खत्म होने वाली है। यह सुनते ही दीपिका फिर से गुस्से में बोली, क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म हो गई? अभी पिछले महीने तो मंगवाई थी, आप तो हमको तेल घी और शक्कर खिला खिलाकर मार ही डालोगी। और विनय विनय बोलकर आवाज़ लगाने लगी। विनय के आते ही दीपिका बोली, विनय आपकी माँ के हाथों से सामान बहुत खपत होता है, कभी घी खत्म तो कभी शक्कर खत्म, पता नहीं कैसे सामान इतना जल्दी खत्म कर देती हैं। घर में हम 3 ही लोग तो हैं और मुन्ना भी तो अभी छोटा है, मगर आए दिन इनका रोना लगा होता है, रसोई में यह खत्म हो गया वह खत्म हो गया। विनय बोला, माँ तुमसे हजारों बार कहा है हम लोगों के खाने में कम शक्कर और कम तेल घी डाला करो, मगर जिस तरह से सामान जल्दी खत्म हो रहा है उस तरह से तो एक ही बात समझ में आ रही है कि आप खाने में ज़्यादा सामान का प्रयोग कर रही हैं। कौशल्या जी बोली, बेटा अगर खाने में तेल घी मसाला होता तो तुम दोनों क्या मुझे दूसरी बार रसोई में खाना बनाने देते? कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते सोचने लगी, जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे खत्म होता है। दीपिका तो कभी रसोई में आती ही नहीं थी तो उसे कैसे पता चलता कि सामान कैसे खत्म होता है। और कौशल्या जी तो बेचारी कम तेल मसाले का ही खाना बनाती थी क्योंकि उन्हें बहू बेटे की डांट थोड़ी सुननी थी। खाने की शौकीन कौशल्या जी ने तो बरसों पहले स्वादिष्ट खाना खाया था और एक ज़माना हो गया था ऐसा स्वादिष्ट खाना खाए। प्रकाश जी जब जिंदा थे तरह तरह के पकवान बनवाते, कभी चाट, कभी पकौड़ी, कभी रसमलाई तो कभी गाजर का हलवा, और कौशल्या जी को भी बड़े चाव से खिलाते।
जब कौशल्या जी कहती, आप मुझे क्यों जिद करके यह सब खिलाते हो, तब प्रकाश जी बड़े प्यार से कहते, कौशल्या मेरे साथ खा लो, बाद में पता नहीं बहू तुम्हें यह सब खाने का मौका दे या ना दे। कौशल्या जी को वह पल याद आ गए, क्योंकि अब तो बस बेटे बहू की पसंद का ही तो खाना बनता था और उसमें भी 100 खोट निकाल दी जाती थी। कौशल्या जी खुद भी वह डाइट वाला खाना ही खा लेती थी, क्योंकि दीपिका को तो वैसे भी यही लगता कि सब सामान इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाता है, और उसमें कहीं कौशल्या जी ने अपने लिए अलग से खाना बना दिया तो दीपिका यही कहेगी कि इन्हें बहुत आदत है तेल घी खाने की। यही सोचकर बेचारी कौशल्या जी अपने लिए अलग खाना नहीं बनाती थी। दीपिका बोली, विनय अब मुझसे इस बुढ़िया की आदतें और बर्दाश्त नहीं होती। यह तो हमें ज़्यादा मसाले खिला खिलाकर मार ही डालेंगी। मैं तो कहती हूँ इनका कहीं और इंतज़ाम कर लो। वैसे भी यह घर में करते ही क्या है, एक खाना ही तो बनाती हैं। इनके बिना भी खाना बन जाएगा। हम एक कुक रख देंगे। कुक तो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और हमें इनके बोरिंग खाने से भी आज़ादी मिल जाएगी। विनय बोला, हाँ दीपिका मुझे भी यही लगता है। दीपिका तुम्हें याद है हमारे घर से दूर उस दिन हमने कार में से जो वृद्धाश्रम देखा था वह कैसा रहेगा? दीपिका बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वहाँ का नंबर गूगल से निकाल कर इनका फॉर्म भर देते हैं। वैसे भी यह जितना जल्दी जाएंगी उतना जल्दी घर में सुकून होगा। कौशल्या जी ने रसोई से जब यह सब सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बहू तो बहू, बेटा भी मुझे यहाँ से भेजना चाहता है। उनके रेंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वह सहम गई कि ये अब क्या करेंगी। क्या बच्चे हुए दिन वृद्धाश्रम में निकालेंगी? जिस घर में पहली बार प्रकाश जी के साथ में कदम रखा था, जो घर प्यार से प्रकाश जी ने खरीदा था, उस घर से उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जिस घर को संवारने सजाने में उन्होंने बरसों लगा दिए थे, जिस घर में उनके साथ प्रकाश जी की यादें जुड़ी हुई है, यहाँ की हर चीज़ उन्हें प्रकाश जी का साथ महसूस करवाती है, वह घर वे छोड़कर कैसे जाएंगी? वे प्रकाश जी की यादों के आशियाने को छोड़कर कैसे रह पाएंगी? कौशल्या जी प्रकाश जी की तस्वीर को एकटक देखकर रोने लगी कि उन्हें अतीत की बातें याद आ गई। जब प्रकाश जी ने बहुत प्यार से यह घर खरीदा था, बड़े खुश थे दोनों पति पत्नी कि खुद का एक घर हो गया। किराए के मकान में वैसे भी बहुत साल निकाले थे दोनों ने, तब कहीं जाकर खुद के घर में आई थी कौशल्या जी। विनय 5 साल का रहा होगा। प्रकाश जी ने घर कौशल्या जी के नाम पर खरीदा था। कौशल्या जी बोली, आपने ऐसा क्यों किया? घर हमारे बेटे के नाम पर लेते, मेरे नाम पर क्यों लिया? तब प्रकाश जी बोले, कल के दिन मैं रहूं ना रहूं कौशल्या, क्या पता, और बेटा बहू अगर तुम्हें रखने से मना कर देंगे तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा क्या होगा? कौशल्या जी बोली, आप भी क्यों ऐसा सोचते हो? क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है? प्रकाश जी बोले, वक्त कब क्या रंग दिखाता है कौशल्या, कोई नहीं जानता, इसलिए यह घर मैं तुम्हारे नाम पर ही लूँगा। कौशल्या जी को जैसे ही सारी बातें याद आई, उनमें एक शक्ति सी आ गई, एक हिम्मत आ गई। जैसे प्रकाश जी कह रहे हो, कौशल्या यह घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यह दोनों होते कौन है तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने वाले? शाम को कौशल्या जी ने सिर्फ अपनी चाय बनाई और बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। दीपिका दोपहर की नींद के बाद जागी और रसोई में गई तो देखा कि उसकी और विनय की चाय बनी हुई नहीं है। वह तिलमिलाती हुई बाहर आकर बोली, मेरी चाय कहाँ है? आज आप अकेले अकेले ही चाय पी रही है? कौशल्या जी बोली, बहू अब से तुम्हारी और विनय की चाय तुम ही बनाओगी, और चाय ही क्या, खाना भी पूरा तुम ही बनाओगी। वैसे भी मेरे हाथों चाय पत्ती, शक्कर, तेल, घी, मसाला सब खत्म हो जाता है, तो तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभाल लो। दीपिका बोली, हाँ माँ जी, वैसे भी आपके चले जाने के बाद यह गृहस्थी मुझे ही तो संभालनी है, तो अभी से ही सही। विनय भी सब सुन चुका था। वह बोला, माँ हमने तुम्हारा फॉर्म एक वृद्धाश्रम में भर दिया है, कल ही तुम अपना सामान पैक कर लेना, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे।
वैसे भी यह रोज रोज के ड्रामे तो खत्म हो जाएंगे। कौशल्या जी बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। यह रोज रोज के ड्रामे खत्म करने का वक्त आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। यह घर मेरे पति ने मेरे नाम पर किया था, चाहे तो तुम कागजात देख सकते हो। इस घर पर पहला हक मेरा है, इसलिए कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहाँ से। विनय और दीपिका सख्ते में आ गए। विनय दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में आया और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा, जिसमें साफ साफ लिखा था यह घर पापा ने माँ के नाम खरीदा था। दीपिका भी पीछे से आई और कागजात देखने लगी। दोनों बाहर आकर कौशल्या जी से माफ़ी मांगने लगे। विनय अपने मुन्ने को माँ के हाथ में देकर बोला, माँ तुम मुन्ने के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम इसके खातिर हमें घर से मत निकालिए। कौशल्या जी का मोम जैसा दिल आज पत्थर बन चुका था। वे बोली, आज तुम जो मेरे साथ करने वाले थे, मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाले थे, कल के दिन भगवान न करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करे। विनय, मैं तुम लोगों को आज़ाद करती हूँ। आज जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना है रहो, वापस अपना मुंह ना दिखाना कभी। और हाँ, मेरे मरने पर मेरे शरीर को आग देने या मेरी अस्थियों को विसर्जन करने का हक भी मैं तुमसे छीनती हूँ आज। कौशल्या जी इतने सालों बेटे बहू की नौकरानी बनकर रह गई थी, मगर फिर भी बेटे बहू ने उनकी अहमियत नहीं समझी और उनकी नौबत वृद्धाश्रम तक पहुंचा दी। आज कौशल्या जी इतनी कठोर दिल हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू का मुंह तक देखने का मन नहीं कर रहा था। विनय और दीपिका को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि अब उन्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जो बेटे बहू अपने जिंदा माँ बाप को तकलीफ देते हैं, वह भी कभी खुश नहीं रह पाते। ये बात 16 आने सच है। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।